सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पहले व्यंजन संधि पढ़ी है, उस समय हमारी कुछ संधि छूट गई थी, उन्हें आज हम पूरा करेंगे और ऐसी मेरी आशा है कि आप लोगों ने वो संधि की होंगी और वो पूरी हो गई होंगी, आपको समझ आई होंगी। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाए हैं तो उन्हें ज़रूर करें, क्यों, वो आपके कोर्स में लगी हुई हैं। उन्हें नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं और समझ नहीं आता, इसलिए अच्छे से उन्हें करें। और आज जो मैं समझाऊंगी उसे भी ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे छतु संधि। छतु संधि का सूत्र है छेचा। मैं परिभाषा आपको बता देती हूँ, परिभाषा आपको बताने के बाद तब समझाऊंगी, क्योंकि लिख दूंगी तो आसानी से समझ आएगा। जब हीर्ष स्वर के बाद छकार आए तो तुक का आगम हो जाता है। अभी जब मैं उदाहरण बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले एक बार परिभाषा देखिए। जब हीर्ष स्वर आप जानते हैं कौन से होते हैं। उन हीर्ष स्वर के बाद छकार, छकार का मतलब है खाली छा, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सा सकार मकार, तो सकार मकार का मतलब जैसे सा माँ होता है, ऐसे ही छकार का मतलब सिर्फ खाली छा है। तो छकार आए तो तुक का आगम हो जाता है। कहाँ? हीर्ष और छकार के बीच में। उदाहरण देखिए तो अच्छे से समझ आएगा आपको। जैसे शिव प्लस छाया। शिव का अंतिम वर्ण क्या है? आ। आ कैसा स्वर है? हीर्ष स्वर है। उसके बाद क्या आ गया? छकार, यानी छ आ गया। तो जब हीर्ष स्वर के बाद छकार आ जाए तो क्या हो जाता है? तुक का आगम। तुक यानी तुक का मतलब खाली ता ही लिया जाएगा, हलंत वाला। तुक आ गया। कहाँ आया? छ और आ के बीच में। अब आप इसे जोड़ के लिखेंगे शिव, शिव ऐसे ही रहेगा और छकार से पहले आपका ता लग जाएगा, उसके बाद आपका छाया ऐसा ही रहेगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आना है, सिर्फ ता का आगम हो गया बीच में, हीर्ष के और छकार के। अब आप देखिए, ये तो आपका छेचा संधि के अनुसार हुआ, लेकिन इस संधि के साथ हमारे और भी अगर नियम लग रहे हैं तो वो हमको लगाने होते हैं, निश्चित रूप से लगाने होते हैं, तभी आपका ये नियम पूरा माना जाएगा। अब देखिए, शिवत्ता क्या है? तवर्ग का प्रथम वर्ण है। उसके बाद क्या आ गया? छा। छा किस वर्ग का है? चवर्ग का, चवर्ग का वर्ण है। अब आप देखिए, ये हमें दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसे सीधे बना दें, चाहे दूसरे नियम लगाएं। कायदा यही है कि हम नंबर वाइज सारे नियमों का पालन करें। तो जब सकार और तवर्ग के बाद शकार या चवर आ जाए तो तवर्ग चवर्ग में बदल जाता है और सकार शकार में। तो तवर्ग के बाद आपका चवर्ग आया है, इस हिसाब से आपका तवर्ग चवर्ग में बदल जाना चाहिए। ये कौन सा सूत्र है? स्तो स्चुनहा स्चु का नियम है। तो आपका क्या बनेगा? शिव, ये तवर्ग जो है चवर्ग में बदल गया है, चवर्ग यानी हलंत है तो आधा लिख दो, और छाया उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, शिव छाया। आप सीधे ऐसे भी बना सकते हैं, स्तो चुना जो सूत्र के अनुसार, लेकिन इसके अलावा और नियम जो हैं उन्हें अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि सारे तरीके हमें आने चाहिए। नियम यही है कि एक के बाद एक, एक के बाद सारे नियम लगते चले। तो इस तो चुनाशु से सीधा बना।
अब आप इसको एक बार सही से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको और दूसरा उदाहरण बताऊंगी। इसी का ही उदाहरण है, लेकिन कैसे उसे हमें चेंज करना है, एक के बाद एक। शिव छाया में आपने देखा ता है, तवर्ग में ही चेंज आएगा और कुछ नहीं। फिर 6 आ गया है, तो तवर्ग जो है कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और 6 किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? 6 आता है आपका झष प्रत्याहार के अंतर्गत। और ये नियम है झलाम जशोंते का। यदि झल के पश्चात झष आ जाए तो झल जो है किसमें बदल जाएगा? जश में बदल जाएगा, यानी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो झलाम जशो अंते, इस संधि के नियम के अनुसार तय जो है आपका वो किसमें बदल जाना चाहिए? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी जश में। तो ता का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ता, था, दा। तो आपका यानी दा हो जाएगा तवर्ग के स्थान पर। ये किस संधि के अनुसार है? झलाम झलाम जशो अंते, जशो अंते। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो झलाम जशो अंते, उसके बाद भी और नियम भी लगेगा आपका। वो क्या होगा? आपका स्तुष चुना शु वाला सूत्र आ जाएगा। जब तवर्ग के पश्चात तवर्ग, यहां लिख देती हूं, तवर्ग के पश्चात चवर्ग आ गया तो तवर्ग किस में बदल जाएगा? चवर्ग में। ठीक है, अब आप देखो ता भी तवर्ग का है और दा भी तवर्ग का है। तो दा जो है तवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो चवर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तवर्ग का चवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? चा, छा, जा। तो आपका ये दा जो है बदल जाएगा जा में। ठीक है, ये कौन सी संधि का नियम लगा आपका? ये लगा आपका स्तो शुह सूत्र है ये। ठीक है, इस संधि के अनुसार आपका दा का जय बन गया। उसके बाद मैं इसको मिटा देती हूं, एक नियम आपका और लगेगा। खरीचय, खरीचय में क्या होता है? खरीचय से लिखा जाएगा खरीचय। खरीचय संधि के अनुसार क्या होगा? जब झल के पश्चात क्या आ जाए? खर प्रत्याहार आ जाए, और तो क्या होता है? झल जो है चर में बदल जाता है। इस नियम के अनुसार आप देखें, जय जो है झल प्रत्याहार का है। अब ये प्रत्याहार तो आपको याद होंगे, मैं पहले करा चुकी हूँ। झल, खर, चर सारे बताए जा चुके हैं। तो झल जो है जय झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। उसके बाद खर, खर के अंतर्गत क्या था आपका? शिव छाया, वो मिट गया। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। शिव वत प्लस छाया, यही था ना। तो तय को आपका दय बना झलाम जशवंते से, और स्तोषुनाशु से जय बना। तो जय जो है आपका क्या है? झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण झल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? छा। छा वर्ण कौन सा है? चा, छा, यानी किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण जो है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ये दूसरा वर्ण है आपका, ये खर आया है। तो जब झल के पश्चात खर आ जाए
तो झल वाला वर्ण जो है वो चर में बदल जाता है। चर क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण। तो जय जो है किस वर्ग का है? च वर्ग का है। प्रथम वर्ण चर बन जाना है, क्योंकि झल के पश्चात खराया, तो झल जो है चर में बदल करके चा बन जाएगा, चर प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। अब आप जोड़ करके लिखेंगे इसे। शिव ऐसे ही रहेगा, चा आपका ये आ गया, हलंत है तो इसलिए आधा बना दो, और छाया आपका ऐसे ही आ जाएगा, शिव छाया आपका ये रूप बन जाएगा। तो मैंने दो तरीके बताए, पहले स्तोषुनाशु सूत्र से सीधे बनाया, लेकिन ये नियम यही है, एक के बाद एक स्टेप वाइज हमारे सारे नियम लगने चाहिए। तो उस सूत्र के अंतर्गत आपका पहले झलान जशवंते से ता का दा बना, क्योंकि ता का आगम हो गया था, तो झलान जशवंते से दै बन गया, और स्तुषुना सूत्र से दा का जय बना, और खरी च सूत्र से आपका ये फिर से च बन गया। इस तरह से आपका शिव छाया रूप बन गया। ये तो हुई आपकी छेचा संधि। छेचा संधि के अलावा मुख्य संधि यही है, लेकिन उसके अलावा कुछ मुख्य विधान भी होते हैं। वैसे विधान और भी कई सारे हैं, लेकिन जो मुख्य विधान है मैं उन्हें आपको जरूर कराऊंगी, क्योंकि उनका आना भी आवश्यक है, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसे मैं रफ करती हूँ, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। अब हम ये णत्व विधान करेंगे। णत्व विधान में एक सूत्र दिया गया है, मतलब णत्व विधान के अंतर्गत क्या होता है? रसाभ्याम नो णः समान पदे अट्कुवाप्यंगुनु व्यवधाने अपि, व्यवधाय अपि। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा कि र, मैं इसको पहले अपने शब्दों में लिख देती हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। रा शा और री, आपको पता है संस्कृत में हिर्स दीर्घ दोनों होते हैं। रा शा और कोई सी भी री हो के बाद न आने पर ना ण में बदल जाता है। एक तो यही नियम है। उसके बाद अट प्रत्याहार, कवर्ग, पा पवर्ग, आंग, आंग प्रत्याहार है, आंग उपसर्ग है, ये प्रत्याहार नहीं उपसर्ग। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, वर्ग नहीं वर्ण, अनुनासिक वर्ण, का व्यवधान होने पर भी ना ण में बदल जाता है। देखिए, रा शा, शा यानी षटकोण वाला इसे बोलते हैं मूर्धन्य, शा और उसके बाद री री, इनके बाद यदि ना आए तो ना वर्ण जो है णा में बदल जाता है। ये तो नियम है ही है। उसके साथ साथ अगर ये वाले वर्ण और ना के बीच में यदि कोई व्यवधान आ जाता है तो भी ना णा में बदल जाता है।
व्यवधान कौन कौन से? व्यवधान समझते हैं? बाधा, कोई बाधा आ जाती है रा, शा और री के बीच में और ना, इनके बीच में अगर कोई व्यवधान आए तो भी हमारा ना जो है णा में बदल जाता है। अब वो व्यवधान कौन से हैं? अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण हो बीच में, कवर्ग का कोई सा वर्ण हो, पवर्ग का कोई सा वर्ण हो, आंग उपसर्ग होता है, आंग उपसर्ग में सिर्फ आशेष रह जाता है तो आंग उपसर्ग हो सकता है। अनुनासिक वर्ण है आपके 5, उनमें से भी कोई हो सकता है। तो इनके आ जाने के बीच में भी हमारा ना णा में आवश्यक रूप से बदल जाएगा। जैसे जीर प्लस नम, तो जीर का अंतिम वर्ण क्या है? रा, हलंत है, उसके बाद क्या गया आपका? ना। तो रा, शा और री के बाद ना आए तो ना जो है किसमें बन जाएगा? णा में। अब आप इसे जोड़ के लिखेंगे, जी ऐसे ही रहेगा और न का रे बन गया है। ये रे आपका रेफ आधा है, रेफ यानी आधा रा है, तो ये रेफ ऊपर लगता है और नम आपका ऐसे ही रह जाएगा, रूप बन जाएगा जीर नम। ठीक है। अब ये तो व्यवधान रहित था, लेकिन अगर इनमें से कोई सा व्यवधान बीच में आ जाए न के और पहले वर्ण के, तो भी वो निश्चित रूप से बदलेगा। उसका उदाहरण मैं बता रही हूं, रामे प्लस ना। रामे का अंतिम वर्ण क्या है? ए है, उसके बाद क्या गया? ना, यानी जो ये बीच में ए का व्यवधान आ गया, स्वर का व्यवधान आ गया, उस व्यवधान के होने के बावजूद भी क्या होगा? हमारा न जो है णा में बदल जाएगा। आप जोड़ करके लिखेंगे, रामे और न का बन जाएगा णा, रामेण। ये व्यवधान के बावजूद आपका स्वर का व्यवधान आया, फिर भी वो न में बदल गया। अब देखिए यहाँ ये रामेण बना, व्यवधान कौन कौन से आए? र के बाद आपका आ भी आ गया, स्वर आ गया, माँ आपका अनुनासिक वर्ण आ गया और ए भी स्वर के अंतर्गत आ गया। इतने व्यवधान होने पर भी आपका ना का णा बन गया है। ठीक है। और उसके बाद एक उदाहरण और मैं बताना चाहूंगी। इस उदाहरण से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ऋषि प्लस निवासः। अब ऋषि का अंतिम वर्ण क्या है? ये ई है वैसे तो, लेकिन उसके बाद क्या रहा? ना, री वर्ण आ रहा है। री वर्ण के बाद व्यवधान आ रहा है, सॉरी री नहीं, शी, ये शाह आ रहा है, शाह के बाद ई का व्यवधान आ रहा है, लेकिन उसके बाद ना है। हमें न का णा बना देना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका कारण है अपदांत के अंतर्गत ये नियम लगेगा, अपदांत में नहीं लगेगा। अपदांत यानी रामेण एक ही शब्द है, एक ही पद है, अपदांत होने के कारण यहाँ नियम लगाया, लेकिन यहाँ नियम होने के बावजूद भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऋषि एक अलग पद है और निवासः अलग पद है। तो ये अपदांत नहीं, ये पदांत है। पदांत में आपकी ये नियम णत्व विधान नहीं लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अच्छे से और देखना, आपकी किताबों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जो आपकी कोर्स की किताबें हैं, संस्कृत हैं, व्याकरण की किताबों में उदाहरण दिए होते हैं, तो उनसे आप इन्हें करने का प्रयास करें। इसे करें ठीक से, फिर मैं आप दूसरा विधान और बताऊंगी एक और। तो देखिए, अब ये हम शत्व विधान, अभी णत्व विधान पढ़ा था जैसे, ऐसे ही शत्व विधान है। शत्व विधान के लिए जो सूत्र है, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, यहाँ कोमा लगा है, इको हो, कोमा लगा है, आदेश प्रत्यय हो। तो पहले इसकी मैं परिभाषा लिख देती हूँ। जब अपदांत, अपदांत आपको समझ आ गया होगा, हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, यानी पद के बीच में, पद के अंत में ना हो। तो अपदांत अपदांत प्रत्याहार
इन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके आ को छोड़ करके, यानी आ शुरू के नहीं आएंगे, उसके बाद आपका कवर आएगा और यार अलावा ये वर्ण आएंगे। तो इन प्रत्याहार मैं लिख देती हूं, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर या, रा, ला, वा, ठीक है, ये वर्ण हो गए आपके। हा भी आएगा, या, रा, ला, वा, हा और कवर्ग के बाद सा यानी सकार आप बोल सकते हैं। सा आने पर सा जो है आपका मूर्धन्य षा में बदल जाता है। नियम यही है कि वो पद के मध्य हो। तो जब अपदांत यानी पद के अंत में ना हो, इन प्रत्याहार में आपके आ को छोड़कर जितने भी आपके स्वर हैं सारे आ जाते हैं, यारा लावा हा आ जाते हैं, और उसके बाद कवर्ग भी हो तो कवर्ग के बाद जो सा आएगा उस स के स्थान पर आपका मूर्धन्य सा हो जाएगा या शा में बदल जाएगा। और कब बदलेगा, एक चीज और है, सूत्र बिल्कुल सारा लागू हो रहा है कि अपदांत सा जो है मूर्धन्य षा में बदल जाता है। कब, इन प्रत्याहार और का वर्ग परे रहने पर, यानी इधर की तरफ इन प्रत्याहार हो या कवर्ग हो और उस तरफ आपका सा हो, ठीक है, तो वो मूर्धन्य में बदल जाएगा। लेकिन सा भी कैसा हो, आदेश, या तो आदेश किया हुआ हो या प्रत्ययो, किसी प्रत्यय से संबंधित हो सा वो, या तो किसी प्रत्यय से आया हुआ हो या किसी और दूसरे के स्थान पर आदेश हुआ हो, वही सा मूर्धन्य षा में बदलता है। जैसे आपका है राम प्लस रामे प्लस सु आएगा, तो रामे यानी इन प्रत्याहार के अंतर्गत आपका ए आ रहा है, उसके बाद सु जो है ये प्रत्यय है, सुप्तिगंत आप जानते हैं, तो सु का है, तो इस कारण ये आपका सु जो सा किस में बदल जाएगा, शा में, षटकोण मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। अब आप इसे जोड़कर लिखेंगे रा में सा का आपका शु बन गया और उ की मात्रा रामेशु। इस तरह से रामेशु, हरिशु आपके इसी तरह से रूप बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और मैं बताऊं, राम प्लस स्य। अब राम के बाद अंतिम वर्ण क्या है, आ है, उसके बाद भी सा आया है आपका, लेकिन यहाँ रामस्य नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आ जो है इन प्रत्याहार में नहीं आता, इस कारण इसका रूप आपका रामस्य ही रहेगा। ये सा जो है आपका मूर्धन्य ष में नहीं बदलेगा आ होने के कारण, ठीक है। एक कारण ये भी है और आपको इनको साथ साथ नोट करते चलना है। पेस प्लस अति, अब पेस में क्या है, सा है अंतिम, और उसके बाद आ रहा है, यहाँ भी नहीं होगा नियम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सा जो है आपका
ये शक में नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सा जो है ना तो आपका आदेश हुआ है और ना ही प्रत्यय का है। तो जब आप इसे जोड़ के लिखेंगे आपका ये पेस्ती ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसी के साथ तो आपकी आज ये संधि, व्यंजन संधि मैंने पूरी करा दी है। उसमें वैसे आप देखेंगे बहुत सारे विधान वगैरह और मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य जो हैं वो मैंने आपको आज करा दिए हैं। व्यंजन संधि आपकी आज समाप्त हुई। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नया टॉपिक लेकर के आऊँगी।